अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये पेपर हम सॉल्व करते हैं फरवरी मार्च 2020 का, ठीक है। इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप लोग कोशिश करेंगे कि बेटा कि साथ साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब आप लोग खुद पढ़ें और सोचें इसका क्या आंसर होना चाहिए। ग्रुप 2 मेटल्स फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे एक चीज इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा एक होता है मेटल का वाटर से रिएक्शन, और एक होता है मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बच्चा बताएगा जी। एक सर, में, मेटल में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और मेटल ऑक्साइड में नहीं होती। शाबाश, जहां पर मेटल होगा ना वहां पर साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। और जहां मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा वहां पर सिर्फ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बस, ठीक है, साथ में कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द आयन दैट कॉजेज एन एक्वस सॉल्यूशन टू बी अल्कलाइन। बड़ा इसमें ऐसा कौन सा आयन है जो कि सॉल्यूशन को अल्कलाइन या बेसिक बना रहा होता है। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वजह से आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन या बेसिक बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड। अब देखिए इसमें पहले तो देखें कि कौन से कंपाउंड है ये। आयोनिक है, कोवेलेंट है, तो आपको नजर आ रहा है कि आइंस के दरमियान बॉन्ड है, और पहला पार्ट मेटल, दूसरा नॉन मेटल। लेकिन जो ज्यादा अच्छी निशानी है कि आइंस के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये आयोनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अगर आप इसको बेटा मेल्ट करना चाहते हो ना, तो आपको पता है क्या करना होगा। अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो तो यू नीड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसके दरमियान है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड में ये होगा भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो मैग्नीशियम है ना। कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा और बिगर साइज का है, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे मैं बल्कि इधर साइड पे बेटा बनाता हूँ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा आपके पास। देखो चार्जेस सेम है, लेकिन साइज ऑफ केटाइन बढ़ रहा है, राइट। तो इसीलिए आप देखो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। +2 और -2 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर, क्योंकि साइज मैग्नीशियम आयन का स्मॉल है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप नीचे की तरफ आओ, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज ऑफ केटाइन बढ़ रहा है बेटा। जब साइज ऑफ केटाइन बढ़ेगा ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। और यही रीजन है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट कम होता हुआ दिख रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मेल्ट करना, इसके आयनिक बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। कैल्शियम ऑक्साइड के आयनिक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। और बेरियम ऑक्साइड में क्या होगा, साइज ऑफ बेरियम आयन बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड आयन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट ये देखिए ना, साइज के बड़ा होने से ना अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाती हैं, ठीक है जी। तो इसमें अब आप ये लिखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्साइड। तो ट्रेंड ये है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या आयनिक बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा, इसमें दो बातें बता सकते हो, या ये कह दो कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड A9 डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज हो रही है, उसकी रीजन बताएंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है। चार्ज डेंसिटी की बात भी कर सकते हैं भाई। देखो ना, चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि मैग्नीशियम का छोटा सा साइज है, इस पे +2 चार्ज। कैल्शियम थोड़ा सा बिगर साइज का है, उसके ऊपर भी +2 चार्ज है। तो अब ज्यादा कंसेंट्रेटेड चार्ज तो यहाँ पर होगा ना, कि छोटा सा एटम और उसके अंदर +2 चार्ज। अगर आप कैल्शियम को देखो कि बेटा इसके ऊपर +2 चार्ज तो है, लेकिन इसका +2 चार्ज देखो इस एरिया में स्प्रेड हो गया ना, जिसकी वजह से ये ऑक्साइड को इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, ठीक है। तो आप इसकी रीजन बताओ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों डिक्रीज हो रही है। क्योंकि चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन
charge density of cation decreases due to the increase in cationic size. Next question देखें. Oxygen reacts readily with some metal of group 2. Metal required strong heating. Start the reaction with oxygen. Suggest why strong heating is required to start this reaction. देखिए ये ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं ना, ग्रुप 1 के, उनको तो आप ऐसी ओपन एयर में छोड़े ना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं. कह रहा है ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं उनका ऑक्सीजन से रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, आपको हीट करनी पड़ती है. तो आपको बेटा एक बात मैंने बताई हुई है कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जो खुद ब खुद ना हो रहे हो, आपको हीट देनी पड़ रही हो, तो आप ये कहेंगे कि उन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है. तभी तो देखो जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल है ना, खुद ब खुद तो बर्न नहीं होता ना जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते इंजन का. तो जो आप स्विच ऑन कर रहे हो वो आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आप हीट दे रहे हो वो बेसिकली आप उनको उनकी मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो इतनी नहीं है कि वो खुद ब खुद रिएक्शन कर सकें. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है. तो आपने सिंपल आंसर ये लिखना है कि हाईयर एक्टिवेशन एनर्जी. तभी तो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं हो रहा. अगर आप एसिड बेस का रिएक्शन करवाओ तो एसिड बेस का रिएक्शन तो खुद ब खुद हो जाता है ना. इसका मतलब है कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है. या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना वो असल में क्या कर रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर रहे हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए. ब्रिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म BeCl2. बेटा ये BeCl2 होता है, सेकंड ग्रुप में है. अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा. देखो ना ये 180, क्योंकि ब्रिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो 180 डिग्री पर अपने आप को एडजस्ट करेंगे. अच्छा जी, अनलाइक द अदर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 मेटल, ब्रिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. जिस तरह बेटा ग्रुप 3 में कौन सा एम्फोटेरिक है? Al2O3 है ना. अब मैं देखता हूँ इसके नीचे पीरियोडिक टेबल है तो आपको समझा दूं बेटा. पीरियोडिक टेबल नहीं है, एक मिनट जरा वेट करें, मैं आपको एक चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ. वेट, डेटा बुकलेट आ गया ये. हाँ जी बेटा, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है कि ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स सारे होते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है या नहीं होती मरियम खान? सर होती ये है? जो नहीं, आपको नहीं पता क्या नहीं सर. बेटा? डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना, इस तरह बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिल रही होंगी. तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है. आपने क्या पढ़ा था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एम्फोटेरिक नेचर होती है या नहीं होती? बोलो. जी होती है. तो इस तरह ब्रिलियम की भी है. ओके. अलबत्ता वो पूछ नहीं रहा यहाँ पर, वो पूछ नहीं रहा, लेकिन आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर उसने आपसे ये कहा है कि जो आपका ग्रुप 2 मेटल है ना ब्रिलियम, वो एम्फोटेरिक है. तो मैंने इसलिए आपको हिंट दिया कि एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक है और ब्रिलियम उसके डायगोनल में आ रहा है तो वो भी एम्फोटेरिक है. तो गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का बेटा मतलब ये होगा कि जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे तो इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस. अच्छा अब देखिए अगला भी. अब अगला जो रिएक्शन है ना, ये आपको कहीं सिलेबस में आप लोगों को करवाया नहीं गया, लेकिन बेटा वो आपको एक हिंट दे रहा है कि ब्रिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. बताएं जी, आप लोगों ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन पढ़ा है या सॉरी वाटर से नहीं, NaOH से रिएक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस NaOH पढ़ा हुआ है बेटा? बोलिएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन पर इससे पढ़ा हुआ जी सर. NaOH. तो ब्रिलियम ऑक्साइड कभी तो वैसे ही है. तो कह रहा है ब्रिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जब ब्रिलियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करेगा या किसी भी हाइड्रोक्साइड से तो BeOH4 बनेगा इनाइन. अब जरा देखो, कह रहा है कि BeOH4 आपका बनेगा जब ब्रिलियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा? किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड से करेगा. लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या दिया हुआ है जी उसने? 2-. तो इसका क्या मतलब है? इसका पॉजिटिव पार्ट मिसिंग है. तो बेटा मैं यहां पर अगर Na2 लगा दूं तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा ना. बोलो.
Na2BeOH4 है ना, क्योंकि उसने Na नहीं लगाया हुआ ना, उसने Na नहीं लगाया हुआ इसलिए वो नेगेटिव चार्ज बता रहा है। ये बात समझ आ रही है? जिस तरह नहीं होता आपका बेटा, जिस तरह आपका MnO4 1 माइनस है ना, तो ये -1 क्यों है? क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट उसने शो नहीं किया हुआ, असल में तो KMnO4 है ना। तो यहाँ पर भी देखो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है पॉजिटिव पार्ट मिसिंग है। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहते हैं तो इसके शुरू में Na2 होगा। ये क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि बैलेंसिंग में आपको आसानी होगी। तो अब बेटा देखो, वो कह रहा है कि बेरिलियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? BeOH4 और 2 माइनस चार्ज। असल में ये क्या कंपाउंड था? अगर आप इसको न्यूट्रल देखो तो ये Na2BeOH4 है। तो आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि NaOH कितने होंगे भाई, NaOH के कितने मोल यूज होंगे? बोलो भाई, NaOH के कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल्स। फिर ऐसा खामोश मत बैठे ना, खामोश मत बैठे। यस सर। जी बेटा, आगे से रिस्पॉन्ड किया करें भाई। अच्छा अब देखें, ये मैंने किस तरह मुझे समझ आई, फिर सुन लें। मैंने कहा है कि यहाँ जो -2 चार्ज है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सोडियम होगा तो फिर -1 हो जाएगा, तो Na2 है। अब देखो Na2 पे फिर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे ये समझ आ गई कि 2 सोडियम है। अब जरा बैलेंस करो, बैलेंस हो गया या अभी भी नहीं हुआ बेटा? बैलेंस हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ। तो अब बेटा इस तरह करना है आपने, 2OH तो हो गया। कितने कितने की कमी आ रही है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मसला है भाई, तो H2O। अब जरा चेक करो, अब चेक कीजिएगा अभी बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? जी सर। अब हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, ये रिएक्शन आपने एज इट इज तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल वही चीज है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप ऐसे ही तो करते थे, सिर्फ कॉफिशिएंट का फर्क है। वहां Al2O3, 2NaOH और 3H2O और 2NaAlOH4 आप बनाते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अच्छा जी, अब आज नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके पास बन रहा है। Under certain condition, a dynamic equilibrium is established. State 2 features of a reaction that is in dynamic equilibrium. पर डायनामिक इक्विलिब्रियम के फीचर क्या हैं? कि एक तो देखो, ये आपके पास गैसेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। ये बताओ बेटा, जब एक दफा डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो क्या फिर कंसंट्रेशन चेंज होती है या नहीं होती? कंसंट्रेशन या प्रेशर वगैरह चेंज हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए? देन Sir, concentration of products and reactants remains constant. यस, और प्रेशर भी अनचेंज हो जाता है भाई। तो इसलिए आप दूसरी प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, मतलब कंसंट्रेशन, मतलब प्रेशर, ये चेंज नहीं होगा। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज remains unchanged. Macroscopic properties remain। आप जो बच्चे के लिखेगा ना कि कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज, वो ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन में फिर सिर्फ कंसंट्रेशन आएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में प्रेशर भी आ गया और कंसंट्रेशन भी आ गया, रिमेन अनचेंज। और जो बच्चा ये लिखेगा वो भी ठीक है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि गैसेस है ना बेटा, तो ये क्लोज सिस्टम में होगा, तो क्लोज सिस्टम में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज गिवन। हाँ, ये अच्छा एक सा थोड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको Kp फाइंड आउट करना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। Kp पे जरा देखो, उसने दिया हुआ है, ये क्यों नहीं लिखे जी उसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं लिखा, MgCl2 भी नहीं लिखा, क्यों? Sir, because gaseous state जी, में नहीं है. Kp इज रिटन फॉर दी गैसियस रिएक्शंस, गैसियस के लिए लिखा जाता है। तो जो सॉलिड्स हैं बेटा, उसको आपने नहीं लिखना होगा, ठीक है। O2 पार्शियल प्रेशर O2 का और पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का। कह रहे जी के एट 1.0 टाइम्स 10⁵ पास्कल्स एट 500 केल्विन 70% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ क्लोरीन हैज रिएक्टेड। तो बेसिकली अब आप इन दो का रिएक्शन बेटा सिर्फ लिखोगे, मतलब और भी रिएक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हमें इन दो से फिलहाल गरज है। आइस का टेबल बना लेंगे, इनिशियल चेंज, इक्विलिब्रियम, फिर बेटा उसके बाद मोल फ्रैक्शन और देन उसके बाद पार्शियल प्रेशर। अब देखो,
इनिशियल अमाउंट क्लोरीन की कितनी है बेटा? इनिशियल अमाउंट क्लोरीन की कितनी है? नहीं, अब आप देखेंगे कि इनिशियल अमाउंट उसने आपको नहीं बताई, 70%। ये बता दिया है कि जितना भी था ना क्लोरीन, उसका 70% डिकम्पोज हुआ है ना भाई? ऐसी है। सर फिर हम इसे परसेंटेज में डील करेंगे पूरे उसमें, अभी बताता हूँ। तो कि ठीक हम है, इनिशियल परसेंटेज में डील 100। करें। बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज में कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके। आप कह सकते हैं जी कि ये इनिशियली 100 था, 70% रिएक्ट किया, तो 70% चेंज हो गया, बचा कितना? 30%। इस तरह कह सकते हैं आप। ठीक है, आंसर सेम आएगा हर तरीके से। आप इस तरह कह सकते हैं कि इनिशियल मोल थे जी इसके 1। इनिशियल मोल कितने थे जी? 1 थे। 1 का 70% कितना होता है? 1 का 70%, 0.7। तो 0.7 जो है बेटा चेंज हुआ। 0.7 इसका चेंज हुआ, और इक्विलिब्रियम पर कितना आया? 1 माइनस 0.7, 0.3 बच गया। तो ठीक है ना भाई, आपको जोन सा मेथड पसंद है। और आप मार्क्स स्कीम में देखेंगे इस तरह किया हुआ है। देखिए मार्क्स स्कीम में इस तरह किया हुआ है। इनिशियल मोल उसने एक्स लिए हुए। इनिशियल मोल कितने? एक्स। अब एक्स का मतलब है 1x ना। मेरा ये ख्याल है कि उसने ऐसी जान के मुश्किल किया हुआ है मार्क्स स्कीम, और एक्स लिख दिया है। आप 1 से भी कर सकते थे, बट एक्स का मतलब 1x है। अब बताएं इस एक्स का 70% कितना होगा भाई? एक्स का 70% मतलब 1x का 0.7x। 70%। यस, बेसिकली 1x का 70% है 0.7x, और बचा कितना? 1x माइनस 0.7x, 0.3x। और ये देखो अब, क्लोरीन में और ऑक्सीजन में मोलर रेशियो क्या है? क्या मोलर रेशियो है जी क्लोरीन में और ऑक्सीजन में? 1:2। 1:2। मतलब ये होगा कि जितना क्लोरीन आप यूज करेंगे उसका हाफ ऑक्सीजन बनेगा। अगर आपके पास 10 मोल क्लोरीन है तो ऑक्सीजन 5 मोल बनेगा। अगर आपके पास 2 मोल क्लोरीन है तो ऑक्सीजन 1 मोल बनेगा। और यूज होने की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन कितना यूज हो रहा है भाई? क्लोरीन यूज कितना हुआ? हाँ, 0.7x। 0.7 यूज हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा? 2:1 है। इसका 0.35। हाफ। यस, इसका हाफ करेंगे बेटा। हाफ करेंगे ना इसका, 0.7x माइनस 2, तो 0.35x। ऊपर मैं कर देता हूँ 0.7x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है भाई, ये समझ आ गया स्टेप? अब आपको ये करना है कि इसको, ये जो इक्विलिब्रियम मोल आते हैं ना, इसका आप टोटल कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन फिर भी निकलेगा ना बेटा। 0.3x प्लस 0.35x कितना आ जाएगा? 0. 0.65। ये आपका टोटल मोल आ गए। अब बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है जी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ वन गैस 0.3x डिवाइडेड बाय 0.65x, और यहाँ पर 0.35x डिवाइडेड बाय 0.65x। मुझे कोई बच्चे क्या बताया कि मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या फर्क होता है? परसेंटेज क्या होती है? आउट ऑफ 100। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? आउट ऑफ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? टोटल आउट नंबर ऑफ ऑफ मोल। वन। आउट ऑफ ओ। वन होता है भाई। अगर आपने किस 5-6 चीजों को वन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो वो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100। तो ये मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 है, तभी तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब बड़े जरा इसको डिवाइड करते हैं, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.65। हाँ जी बेटा। बेटा आप लोग साथ में अगर पार्टिसिपेट सिर्फ अगर सुन रहे हैं ना मुझे, तो कोई फायदा नहीं होगा। साथ में ना जरा कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। 0.4615। 0. सॉरी, उस्मान नहीं सर है यार। कितने डेसिमल प्लेसेस में वर्किंग में लेना चाहिए? 0. बेटा जो एंड आंसर होगा ना, एंड, वो जी। आपको हम देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके। एंड आंसर 0.4615, और ये आ गया आपके पास 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65, 0.5385। अच्छा, ये आगे मोल फ्रैक्शन। बेटा इसका सम करें, 1 आ रहा है नहीं आ रहा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? जरा कीजिएगा इसको सम। जी सर आ रहा है। 0.99 आ रहा होगा ना?
अच्छा, अब आपने बेटा पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है कि जो मोल फ्रैक्शन आपने निकाले हैं इनको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर केपी के फॉर्मूला में पुट कर दो भाई। ये लो, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0.4615 टाइम्स टोटल प्रेशर कितना है 1.00 टाइम्स 10⁻⁵, इसी तरह 0.5385 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁻⁵। अब बेटा इसको केपी के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं जी। ये केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बेटा O2 का पार्शियल प्रेशर ये आ रहा है 0.5385 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁻⁵, और नीचे वाले का स्क्वायर भी लेना है 0.4615 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁻⁵ का स्क्वायर। जी बेटा जरा आंसर बता दीजिएगा जल्दी से, शाबाश, हरी अब। जी बेटा जल्दी से आंसर बताइएगा, हमने पूरा पेपर सॉल्व करना है ये। Sir, 2.5. 2.5. 2 पॉइंट बेटा मैंने क्या 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि देखो उसका भी वो देख लो ना, उसने 2 डेसिमल प्लेस 2.52 into 10⁻⁻⁵. 2.52 से आगे क्या आ रहा था, आपने राउंड किया इसको फिर 2.52 के आगे क्या था? Sir, 0 है. 2.5. ठीक है, 2.52 टाइम्स 10⁻⁻⁻⁵। -5. और बेटा जो इसकी यूनिट होगी, अब देखो, अब देखो कि उसने कौन सी यूनिट यूज की हुई है प्रेशर की, यहाँ पर बस उसी में आंसर देना है। वो आपको कह रहा है पास्कल्स। ठीक है, तो ऊपर एक दफा पास्कल आएगा, नीचे पास्कल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Pa-1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, ये देखो भाई, इसको ऑक्साइड कोई ना पड़े, ये MgO2 है। पर ऑक्साइड का क्या मतलब होता है, कहीं बच्चा बताएगा पर ऑक्साइड का मतलब क्या है? हाँ भाई, पर ऑक्साइड का क्या मतलब होता है? तो उसका चार्ज -1 है. जी, पर ऑक्साइड मीन 1 माइनस चार्ज, और नॉर्मल ऑक्साइड होता है 2 माइनस। ठीक है, तो ये पर ऑक्साइड है ना, तो एक ऑक्सीजन पर -1 -2 और Mg2+। तो ये याद रखिएगा बेटा। इसमें जो डेल्टा एच है वो ये आ रहा है आपके पास, फॉर्मेशन की वैल्यूज ने दी हुई है। फॉर्मेशन ये होता है कि आप MgO बना रहे हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दिस इज फॉर्मेशन ना। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, मतलब H2 से बना रहे हैं, O2 से बना रहे हैं। कह रहे हैं पेरोक्साइड इज O2। देखो O2 जो है ना, इसके ऊपर नेट चार्ज जिसने लिखा हुआ है -2, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये -2 जो है ना, ये नेट चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पर। तो दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज है 2-, एक पर कितना होगा 1-। तो आपसे वो एक ऑक्सीजन का चार्ज पूछ रहा है, डिड्यूस द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरोक्साइड 1-। अच्छा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ये होता है कि एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। लिख देता हूँ डेफिनेशन, एनर्जी चेंज। पर ये तो स्टैंडर्ड स्टेट से नहीं होता है, नॉट. जी बेटा, पर ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन से नहीं होती ना. बेटा आपकी आवाज पता नहीं ब्रेक हो रही है और सही मुझे आ नहीं रही। अगर किसी और बच्चों को इनकी आवाज आ रही है बेटा, वो मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेटा किसी और बच्चों को इनकी आवाज क्लियर आ रही होगी तो वो फिर वो पूछ रहे रिपीट थे कर कि दें। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इधर लिखना है या नहीं, क्यों स्टैंडर्ड नहीं स्टेट. लिखना यहाँ पर, उसने ΔH0, हाँ शाबाश, उसने नॉट नहीं लिखा हुआ ना, तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट मीन कि जिस तरह सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है 25 डिग्री, ऑक्सीजन की क्या होती है, सॉरी सोडियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन की क्या होगी गैसियस फॉर्म में। तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो उसकी स्टेट है उसको आपने यूज करना है। ठीक है, अच्छा, यूज द टेबल, यूज द डाटा गिवन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2। बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर Mg
solid plus H2O2 liquid, it gives MgO2 solid और H2O liquid. इसके लिए डेल्टा एच बेटा उसने दिया हुआ है 96 किलो जूल्स पर मोल, राइट? हेस साइकिल बना लेते हैं। देखो नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे, Mg ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि बेटा डेटा में ना फॉर्मेशन का डेटा गिवन है ना, फॉर्मेशन होता है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो अब नीचे एलिमेंट्स है, ऊपर कंपाउंड है, बस आप ऊपर की तरफ एरो ड्रॉ करते जाओ। ये फॉर्मेशन हो रही है सारी, दिस इज फॉर्मेशन, दिस इज फॉर्मेशन, ठीक है? तो यहाँ पर MgO की फॉर्मेशन कितनी है जी? -602, एक ही मोल बन रहा है तो -602 कर दिया। H2O2 की कितनी है जी? -188, तो यहाँ -188 लिख दिया। MgO2 की कितनी है फाइंड आउट करनी है? वाटर की -286, ये आपको फाइंड आउट करनी है। यस, एज इट इज। अब जी आपने ये करना है कि ये है आपका स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है, और ये है जी आपका फाइनल पॉइंट। तो बस 2 रूट बनाओ और है साइकिल से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये आपका फाइनल आ गया, ठीक है जी। ये और दूसरा रूट बेटा यार है, ये है जी आपका रूट नंबर 1, दिस इज रूट नंबर 2। रूट नंबर 1 में दो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, -286 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, रूट नंबर 2 में क्या आ रहा है ये देखो जी। रूट नंबर 2 में -602, -188, -96, बस इसको उठा के उधर ले जाओ, -286 को साइन चेंज कर दो, -602, -188, -96 प्लस 286। जल्दी से कोई बच्चा सॉल्व कर ले भाई। -600, कितना आ रहा है बेटा? -600, -600 किलो जूल्स पर मोल। ये याद रखिएगा एम, क्योंकि ये आगे में भी यूज हो, MgO2 की जो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन है वो -600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये पर ऑक्साइड, आपको ये बात में बताऊं कि पर ऑक्साइड वैसे ना अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, जैसा H2O2 भी अनस्टेबल आपने देखा है, इस तरह ये मैग्नीशियम पर ऑक्साइड भी अनस्टेबल और डिकम्पोज हो रहा है MgO में और O2 में। यूज योर आंसर टू G3, मतलब आपको G3 में क्या पता चला था, इसकी फॉर्मेशन पता थी आपको भाई, ये नोट कर लो ये चीज। ये MgO2 की फॉर्मेशन आपने निकाल ली है, तो इसको वो कह रहा है यूज करके आप बताएं इसकी इंथैल्पी चेंज क्या है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज, तो भी हो जाएगा भाई। ये देखिएगा MgO2, it gives MgO plus half mole of O2, solid, solid, और ये है गैस। बेटा देखो, आपको ये बताना है कि एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एच आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। MgO2 की फॉर्मेशन आपको पता है ना, अभी आपने ऊपर निकाली है, तो नीचे एलिमेंट लिखो ना, ये आपको पता है बेटा, ये कितनी आ रही थी? -600। अच्छा, MgO की फॉर्मेशन कहां से पता चलेगी ये बताएं जी, ये कहां से पता चलेगा भाई? हाँ जी बेटा, MgO की फॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा? तो बेटा सुने, जो MgO है ना, इसकी फॉर्मेशन ऊपर गिवन है टेबल में, ये देखो भाई, ये देखो, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान से बैठना है। ये देखिए दिया हुआ है उसने -602 MgO की फॉर्मेशन, तो ये एज इट इज यहाँ लिख दोगे -602। और एलिमेंट्स की फॉर्मेशन क्या होती है? जल्दी से कोई बच्चा आंसर दे भाई। ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बन रहा है, कोई बॉन्ड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो याद रखिएगा, एक नोट लिख लें कि डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज 0, कि जो एलिमेंट की फॉर्मेशन है, देखो ये O2 से बन रहा है, कोई एनर्जी चेंज, कोई बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये 0 होगा। अब आपको हेस साइकिल बेटा यहाँ पर दोबारा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका फाइनल है, तो इसमें एक रूट ये बन रहा है और दूसरा रूट ये बन रहा है, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। रूट नंबर 1 में एक ही आ रही है आपके पास -602,
इज इक्वल टू रूट नंबर 2 में क्या आ रहा है -600 और प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। बट 600 को इधर ले जाओ, -602 प्लस 600 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। क्या आंसर आएगा भाई? 2 kilojoules per mole. 2 आएगा, -2 minus आएगा 2. भाई? -2 sir. -2 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब आ जाए, ये पेपर आप लोगों ने पहले किया हुआ है, जरा मुझे बताएं बेटा। नहीं सर, I don't think so. ये अच्छी बात है कि वरना आप लोगों ने मोस्टली जो है ना, इसलिए मैंने फरवरी मार्च का बेटा करवा रहा हूँ कि मई जून के मोस्टली आप लोगों ने किए होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, अब कैम्ब्रिज ने ना अपना स्टाइल बेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, स्पेशली पेपर 2 में। पहले आप अगर देखें 2018 से पहले के जो पेपर है ना, उसमें मोल, केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रियम से बहुत बड़ा पोर्शन आता था। अब इनऑर्गेनिक से आता है, और अक्सर बच्चे इनऑर्गेनिक को ना बहुत ही लाइट ले रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक से सम टाइम 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको, और वो भी ग्रुप 17 आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहां से पक्के क्वेश्चन है जो आने हैं। Group 17 elements, chlorine, bromine, iodine, are known metals that show trends in their chemical and physical properties. Describe the trend in the color of group 17 elements down the group. बेटा आपको क्या लगता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साइजेस क्या हो रहे हैं, इनके जो कलर्स हैं, Sir, dark हो रहे हैं. डार्कर हो रहे हैं ना? हाँ, डार्कर डाउन द ग्रुप, डार्कर हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। बस ये बताओ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे डाउन द ग्रुप? हाँ, जल्दी से बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं जल्दी से बताएं, इनके मेल्टिंग Sir, पॉइंट, down बॉइलिंग the पॉइंट group क्या increase होते हैं. इंक्रीज होते हैं? चलें, अब एक क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आईएमएफ स्ट्रॉन्गर हो रही है। एक और चीज बताएं, वोलेटिलिटी क्या हो रही है? वोलेटिलिटी डाउन द Decrease. ग्रुप। शाबाश, वोलेटिलिटी का मतलब है वेपर्स बनना। भाई डाउन द ग्रुप वेपर्स तो जल्दी नहीं बन रहे ना, वेपर्स तो मुश्किल से बनेंगे क्योंकि आईएमएफ Sir, स्ट्रॉन्गर इसका हो रही है। उनके पास thermal stability से लिंक करेंगे बिल्कुल भी नहीं भाई, थर्मल स्टेबिलिटी का या फिर ताल्लुक तो बॉन्ड, ना 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 बेटा, ये चीजों को मिक्स नहीं करना। हम्म, ये जो वोलेटिलिटी है ना, इसका ताल्लुक आईएमएफ से है भाई। वोलेटिलिटी का क्या मतलब है? वेपर्स का बनना। मतलब एक फिजिकल चेंज आ रहा है ना, फिजिकल चेंज में आईएमएफ का रोल होगा। जो आप बात कर रही है थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें तो बॉन्ड टूटता है, ओके उसमें बॉन्ड टूटता है बेटा। ठीक है ना? ठीक है सर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रुप 17 एलिमेंट कैन ऑक्सीडाइज many metals to form halide. Describe the relative reactivity of element in group 17 as oxidizing agent. बट देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं which gains the electron. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके ख्याल में कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? Chlorine. फ्लोरीन का Fluorine. साइज स्मॉल है, बड़ा फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसकी वजह से ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लोरीन रेडिली अट्रैक्ट करेगा। आयोडीन जो है ना, अच्छा इसमें दो चीजें हैं, एक वर्ड है हेलोजेंस और एक होता है हेलाइड। अभी हम फिलहाल ग्रुप 17 की जब वो बात कर रहा है तो वो हेलोजेंस की बात कर रहा है। हेलोजेंस मीन जब उनके ऊपर चार्ज नहीं है, जब वो न्यूट्रल है। हेलाइड्स का मतलब होता है जब उनके ऊपर चार्ज आ जाए ना। तो ये जो हेलोजेंस है ना बेटा, ये इनकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी से मुराद उसका यही है कि आपने इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रीजन आप उसने नहीं पूछी तो आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी रीजन ये है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट टिन मेटल टू फॉर्म टिन 4 क्लोराइड। टिन 4 क्लोराइड is colorless liquid at room temperature, reacts vigorously with water to form acidic solution, suggests the structure and bonding. पहली बात, स्ट्रक्चर से मुराद होगा कि ये जाइंट लैटिस है या सिंपल है। सिंपल या जाइंट, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जाइंट या सिंपल। बॉन्डिंग से मुराद होगा आयोनिक कोवलेंट और मेटेलिक।
मरियम, आपने लास्ट में बेटा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मैंने, बल्कि आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि बॉन्डिंग कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है SiCl4 में, इसका आर्ग्यूमेंट क्या देंगे हम कि SiCl4 के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आर्ग्यूमेंट क्या देंगे उसको? सर कि दोनों क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं भाई। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। यस, नहीं यार बेटा, आपको आपने तो क्वेश्चन पूछा था। सर, मुझे याद नहीं है। नहीं, जब आपने ये कहा था कि Na2O भी तो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ये ओ आपकी जी सर, क्वेश्चन था या जी, किसी और की थी? आई जी, थिंक मेरा तो था ये, सर। जी आपकी क्वेश्चन था। तो बेटा देखें, ये बात अब याद कर लें, बहुत कम आयोनिक कंपाउंड है जो वाटर से रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत कम। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स तो वाटर से रिएक्शन करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। SiCl4 है, PCl5 है, SO2 है, SO3 है, बहुत सारे हैं। आप जिसका नाम लें, जोन से कोवेलेंट कंपाउंड का, वो वाटर से रिएक्शन कर रहा होगा। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए आपने एक तो बेटा आर्ग्यूमेंट उसको ये देना है कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं स्ट्रक्चर में, आप बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए SaCl4 का। लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, देख लें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड का मतलब है कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग IMF नहीं है इसमें, सर तो मेल्टिंग सिंपल पॉइंट लो है। जी, तो आपने ये बताना सिंपल है कोवलेंट। सिंपल, सिंपल, सिंपल मॉलिक्यूलर कह दें, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर आपने ये बताना है कि कैसे आपको पता चला भाई कि सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। बल्कि अभी आप लो कोवेलेंट नहीं मेल्टिंग। बताएंगे, कोवेलेंट आप बॉन्डिंग में बताएंगे, बस सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इस तरह पता चला कि इसके मेल्टिंग पॉइंट लो है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात वो ये आपसे पूछता है कि बॉन्डिंग कौन सी है, तो टिन क्लोराइड SnCl4 है, टिन क्लोराइड। एक तो बेटा देखें, आप बॉन्ड अगर इसके बनाए ना, ये देखें, तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा कि ये आगे एक तो वाटर से रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि वो जनरली आपसे बहुत सिंपल कंपाउंड नहीं पूछता, मतलब ये नहीं पूछेगा कि अमोनिया में बताएं कि ये कोवेलेंट है नहीं। वो जानकर ऐसे कंपाउंड पूछेगा जिसमें जो टिन है ना, टिन, अब ये प्योर वो नहीं है, आपका नॉन मेटल नहीं है, टिन के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है भाई, टिन के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है। तो वो जानकर ऐसे कंपाउंड पूछता है जिसमें दोनों नॉन मेटल्स ना हो, एक स्लाइटली मतलब मेटालाइट टाइप हो जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर हो, ताकि बच्चा फिर किससे हिंट ले कि अगर वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है ना, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तब आप इसको कहेंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर इसको देखें ना टिन को, तो टिन तो आपका नॉन मेटल तो नहीं है भाई, टिन इज मेटल, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग तक आप कैसे पहुंचेंगे? इस तरह पहुंचेंगे कि इट इज रिएक्टिंग विगरसली विद वाटर। तो ये आप लिखेंगे कि SnCl4 हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, रिएक्टिंग विद वाटर या हाइड्रोलाइज विद वाटर। बेटा आज के बाद ये अब याद कर लें, ठीक है ना, कि जो भी कंपाउंड वाटर से रिएक्शन कर रहा है वो कोवेलेंट होगा। नेक्स्ट देखें, द ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्युबल हैलाइड्स। अब जी बेटा, सर जैसे इधर SiCl4 था, इसकी जगह अगर Na2O होता और वो ये कहते कि वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो उसके हम बॉन्डिंग की पे क्या रीजन देते? बेटा उसमें तो आपने उसने ये बताना था कि Na2O का ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। तो फिर तो, और दूसरा आपने जब वो हाई कहेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो वो सिंपल कोवेलेंट तो नहीं रहेगा ना, या रहेगा? नहीं रहेगा। Na2O का तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई बताएगा ना वो। हाँ होगा। और जनरली जी। मैंने आपसे कहा है कि वो आपसे उन कंपाउंड्स का पूछता है ना जिसमें एक पार्ट जो है ना, अब Na2O का वो क्यों नहीं पूछेगा कि Na2O तो मेटल है, और मेटल ये प्योर मेटल है ना, Na2 जो सोडियम है वो प्योर मेटल है ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्या एलिमेंट्स कभी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स? नो सर। तो वहां तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना, वहां तो आप फौरन कहेंगे जी ये आयोनिक है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में आते हैं ना, जो आपका वो स्टेयर केस है जहां पर टिन आ रहा है, लेड आ रहा है, इस तरह के कंपाउंड्स का वो आपसे बिल्कुल पूछेगा। तो वहां पर याद रखिएगा कि अगर आपका कंपाउंड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो आपने फौरन कह देना है कि ये कोवेलेंट है।
अच्छा, ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्युबल हैलाइड विद सोडियम. डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू NaBr. देखिए जी, एक तो आपको पता है कि NaBr के अंदर अगर आप AgNO3 डालेंगे तो AgBr बनेगा Cream क्रीम precipitate. प्रेसिपिटेट. क्या बनेगा जी? क्रीम प्रेसिपिटेट. और फिर ये क्रीम प्रेसिपिटेट को जब आप एक्वस अमोनिया में डालेंगे तो क्या होगा? वो क्रीम प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे. तो पहले आप बता दें, क्रीम प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द AgBr. Sir, excess में नहीं dissolve करता. किसमें? Excess. नहीं, मैं तो पहले ये बता रहा हूँ कि क्रीम प्रेसिपिटेट अभी बनेगा. अभी आगे चलते हैं. क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोड बाय एक्वस अमोनिया. हाँ, एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता बेटा, ये आप कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व होगा. अगर वो यहाँ लिखता ना कि कंसंट्रेटेड अमोनिया, तो फिर आपने बताना था कि जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व होगा. इसमें आप अगर ये लिखेंगे ना कि प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल, फिर भी ठीक करेगा. और अगर आप ये लिख देंगे कि प्रेसिपिटेट स्लाइटली डिसॉल्व, फिर भी ठीक कर देगा. तो आप स्लाइटली डिसॉल्व की तरफ जाएं क्योंकि मार्क्स स्कीम उसको फेवर कर रहा है. ठीक है. वैसे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, सुन लें कि AgCl के प्रेसिपिटेट डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं. AgBr के प्रेसिपिटेट कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं. और AgI की किसी में भी डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है. तो यहाँ पर बेटा आप लिखेंगे कि AgBr solid slightly dissolve in aqueous ammonia. पढ़ लें. क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म HCl and NaHS4. अच्छा, आपने ना ये रिएक्शन आप सबने पढ़ा होगा. देखें, मैं दोनों रिएक्शन लिखता हूँ. NaCl plus H2SO4, it gives NaHSO4 और HCl. ठीक है जी. जबकि इसके मुकाबले में अगर आप यही रिएक्शन करवाएं विद NaI, सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं बल्कि NaI के साथ करवाएं, सोडियम आयोडाइड प्लस H2SO4. अब देखिए क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HI. ये जो HI है ना और ये जो H2SO4 है, ये आपस में फर्दर रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा? I2 बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बनेगा. ठीक है. अच्छा, और अभी ये 2HI के साथ हुआ है. इस तरह अगर आप ये करवाएंगे बेटा 6HI के साथ, 6HI, तो आपके पास फिर सल्फर भी बनेगा. तो अब जरा बेटा आते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर. क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड react with concentrated sulfuric acid to form HCl and NaHSO4. Explain the difference between the reaction of concentrated sulfuric acid with NaCl and with NaI. दोनों में डिफरेंस. तो बेटा पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले रिएक्शन को देखें तो कहीं बच्चा बताएगा ये कौन सा रिएक्शन है भाई, इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बताएंगे? ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? फर्स्ट वन. जी बेटा, कि बच्चा बताए, शाबाश. टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये? जी बेटा, हरी अप, अनम्यूट करें ना अपने आप को बेटा, आंसर दें. जी स्टूडेंट्स, बेटा कोई बच्चा आंसर देना, ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर रिडॉक्स. बेटा इतना क्यों कहना पड़ता है भाई? आप लोगों को खुद आंसर देना चाहिए ना. मुझे तो बार बार आपसे कहना पड़ रहा है. आप लोग फौरन आंसर दिया करें बेटा, फिर मैं आप लोगों को म्यूट कर दूंगा. फायदा क्या है? आप लोग मुझे आंसर देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो फायदा होगा ना क्लास में. बेटा आपको अगर नहीं आता आप कहें सर हमें नहीं आ रहा, आप बताएं. तो ये आपका बेटा रिडॉक्स बिल्कुल भी नहीं है. उसकी रीजन ये है कि देखो ना, ये -1 है, ये +1 है, ये आपका -2, ये -8, हाइड्रोजन +1 +2, सल्फर +6, ये -2 -8 +1 +1 +6 +1 और -1. ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी चेंज नहीं हो रही बेटा. दिस इज एसिड बेस रिएक्शन. ये आप देखें एसिड बेस रिएक्शन है. कैसे?
जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये वो यहाँ पर एज एन एसिड के तौर पर ट्रीट कर रहा है, क्योंकि देखो H2SO4 किस में चला गया, NaHSO4, एक H प्लस डोनेट किया है, जबकि इसके मुकाबले में जो NaCl का Cl है, क्या उसने प्रोटॉन गेन किया, नहीं किया बेटा। तो क्लोराइड आइन इज एक्टिंग एज अ बेस। तो पहली बात तो आप बेटा इसमें ये बताएंगे कि जो रिएक्शन है ना, इसमें रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ NaCl with sulfuric acid is acid base reaction, जिसमें H2SO4 acting as acid and Cl minus, इस सोडियम क्लोराइड में Cl minus acting as a base, क्योंकि it is accepting the proton। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप दूसरा रिएक्शन देखें कि सोडियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, NaHSO4 बना और HI बना, बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाला। ये जो HI है ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, बेटा ये जो हेलाइड आइंस होते हैं ना, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कोई बच्चा मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बताएगा? व्हाट इज मीन बाय टर्म रिड्यूसिंग एजेंट? क्या होते हैं जी रिड्यूसिंग एजेंट? जो क्या चीज डोनेट करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आप में से शाबाश मुझे जल्दी से बताएं, इसमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रेडिली कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? आयोडाइड। आयोडीन। आयोडाइड, शाबाश। नहीं आयोडीन नहीं कहना बेटा, आयोडीन तो I2 होता है ना। आयोडाइड, आयोडाइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? क्लोराइड, क्योंकि देखो जितना साइज स्मॉल होगा ना, उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जितना साइज आइन का बिगर होता है ना, वो उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आयोडाइड आइन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए बेटा अब ये जो आयोडाइड आइन है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन गेन कौन करेगा? बेटा याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? इसकी भी पीछे लॉजिक बताता हूं आपको। देखो बेटा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें आप देखो कि जो सल्फर है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर 6 ग्रुप में होता है ना, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो अब सल्फर को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं भाई, अब लूज नहीं करने, गेन करने हैं। तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HI आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा। ये देखो, जिसमें आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 में जा रहा है, और सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसलिए बेटा अब इस रिएक्शन 2 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड is acting reaction of H2SO4 with HI। इसमें क्या होगा? H2SO4 is acting as an oxidizing agent। अच्छा बेटा, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये कौन बताएगा? सल्फ्यूरिक एसिड किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? आयोडाइड। आयोडाइड में से, आयोडाइड में से। आप इसके ऑपोजिट भी बात कह सकते हो। वो क्या? कि आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट which is reducing the sulfuric acid, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि sulfuric acid is an oxidizing agent and it oxidize the iodide into iodine। लेकिन बेटा अब इसको ये भी बताओ, इसको ये भी बताओ कि ऊपर ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और HCl का रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर क्यों सल्फ्यूरिक एसिड ने क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं किया? उसकी रीजन बेटा ये है कि क्लोराइड आयन का साइज छोटा है। जो क्लोराइड का न्यूक्लियस है ना, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है? अच्छा, इसमें आप फिर ये बताओ कि आपके पास आयोडीन बन रहा है,
ये आपने बता दिया है। और तीसरी बात ये बता दो, सल्फ्यूरिक एसिड नॉट enough, not strong enough to oxidize the chloride into chlorine। तो बेटा आपने ये सारी बातें बतानी है, उसको डिफरेंस बताना है कि पहला रिएक्शन एसिड बेस है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। दूसरा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The hydrogen halide are useful reagent in organic and inorganic reaction. Describe and explain the trend in the boiling point of HCl, HBr and HI। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना है। देखो, ये बात जरा ज़हन में रखो कि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी कौन कंट्रोल करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोई बच्चा यहाँ पर रिएक्टिविटी या कोवेलेंट बॉन्ड की बातें नहीं करेगा, आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करनी है भाई। HCl के दरमियान जो IMF है, HBr के दरमियान जो IMF है और HI के दरमियान जो IMF है। तो बेटा अब आप ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान जो IMF है उसके बेस पर डिसाइड होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होते हैं ना मॉलिक्यूल्स में, उतने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर होती है। इसमें देखो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना रहा ना, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HCl, HBr, HI में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अलबत्ता है ये सारे पोलर। इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स भी है, लंडन फोर्स भी है, जिसको आप इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। तो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स किस पे डिपेंड करती है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इसलिए आप ये बताएंगे कि डाउन द ग्रुप जो है HCl से HBr और HI क्या होगा? जो इंड्यूस डायपोल फोर्स या वेंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस फ्रॉम HCl to HBr, induced dipole forces increases as number of electrons are increasing। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है ना? HI को, अच्छा एक बात आपको बताऊं, है ये सब गैसेस, HCl भी गैस है, HBr भी गैस है और HI भी गैस है, लेकिन फिर भी अगर इनका कंपैरिजन करें तो HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का बेटा ये मतलब होता है कि आप किसी कंपाउंड को हीट दो, तो हीट देने के बाद आया आपका कंपाउंड स्टेबल है या टूट गया है? देखो ना, थर्मल स्टेबिलिटी। मैं कहता हूँ जी मैंने एक कंपाउंड को हीट किया, वो टूटा ही नहीं। मैं एक कंपाउंड को हीट कर रहा हूँ, वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, तो बताएं उसके लिए मैं क्या कहूंगा? ये थर्मली स्टेबल है अनस्टेबल है? एक कंपाउंड को हीट दे रहा हूँ लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, बताएं जी। जी बेटा, जी आप कहेंगे वो थर्मली स्टेबल है कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। और दूसरे केस में मैंने एक कंपाउंड को हीट किया और वो जल्दी से टूट गया, तो आप क्या कहेंगे? अनस्टेबल है। अब बेटा कंपाउंड का टूटना, देखो बॉइलिंग या मेल्टिंग की बात नहीं हो रही, कंपाउंड का टूटना, ब्रेक डाउन होना है, इसमें बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड टूटेगा। तो अब आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बात करनी है। ये आपके पास HCl है, HBr, HI। बॉन्ड लेंथ आपको पता है HI में ज्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर है। जब साइज बिगर होता है तो डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। देखो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ठीक है, तो अब कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट रहा है? HI जो है वो आसानी से टूटेगा और HCl जो है वो मुश्किल से टूटेगा। तो बताएं जी, डाउन द ग्रुप कंपाउंड आसानी से टूट रहे हैं, मुश्किल से टूट रहे हैं? बोले। आसानी से। तो ये, हाँ, अब HI बहुत आसानी से टूट रहा है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे? थर्मली स्टेबल या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। यस।
तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो आप बताएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी decreases down the group as strength of the covalent bond between hydrogen and halogen। स्ट्रेंथ की बात हो रही है, लेंथ की नहीं। स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड की? डिक्रीजेस। ठीक है जी, स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। अच्छा बेटा, दूसरी बात मैंने कल भी बताई थी, अगर वो आपसे वोलेटिलिटी पूछता, क्या वोलेटिलिटी बताई थी कि कौन सा ज्यादा वोलेटाइल होगा, HCl, HBr या HI? ज्यादा वोलेटाइल कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे? HCl। यस, शाबाश। क्योंकि वोलेटिलिटी जो है ये भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी को IMF ने कंट्रोल करना है। तो HCl के अंदर IMF वोलेटिलिटी क्या होती है? वेपर्स में जाना। तो HCl में IMF वीकर होंगे, वो जल्दी से वेपर्स में जाएगा। तो HCl इज मोर वोलेटाइल, पर HBr इज लेस वोलेटाइल, HI इज द लीस्ट वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन वेपर्स में कन्वर्ट होना ना। तो जिसमें IMF स्ट्रॉन्गर होंगी वो इतना आसानी से तो नहीं जाएगा ना वेपर्स में। तो सम टाइम वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पर जी बेटा। ये थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर हम बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है ना, कि क्योंकि इसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने मेंशन नहीं किया। एज स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन बॉन्ड डिक्रीजेस बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये इसकी रीजन होगी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड वीकन क्यों हो रहा है या बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, एज बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अगर आप रीजन बताओगे ना इसकी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड वीकन क्यों हो रहा है, तो उसकी रीजन ये है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन आपने बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ को लाजमी मेंशन करना है। सिर्फ आप बॉन्ड लेंथ को बताओगे ना, तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा भाई कि बॉन्ड लेंथ अगर लॉन्गर है तो वो बॉन्ड वीक हो गया, फिर ये बताना फिर भी पड़ेगा। ठीक होगा। सिर्फ बॉन्ड लेंथ अगर आप बता दो कि भाई HI में लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, तो एग्जामिनर कहेगा फिर उसका आगे भी बताए ना कि अगर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा। तो बेसिक काम आपने स्ट्रेंथ बताना है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है Sir, आपके पास लुकेस रिएजेंट। जी बेटा। I had a question. So, why जी जी the intermolecular forces between HCl is weak compared to HBr? बेटा, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, HCl में इलेक्ट्रॉन्स कम है। देखो मेरी बात सुनो, थर्मल स्टेबिलिटी को जब एक्सप्लेन करोगे तो क्या IMF को बीच में लेकर आओगे? No, sir. हाँ, नहीं। No, अच्छा, sir. अगर आप इसका क्वेश्चन पूछ रही हैं इसका, तो इसका तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाए ना, अब देखो HCl भी पोलर, HBr भी पोलर और HI भी पोलर, तो अब इसमें डिसाइड कौन करेगा IMF की स्ट्रेंथ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? HI के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसमें IMF स्ट्रॉन्गर होगी। Got it, ठीक sir. है, अच्छा जी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। लुकेस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड। Primary, secondary, and tertiary halogen alkane can be distinguished by the reaction with Lucas reagent. Alcohols react with HCl in Lucas reagent to form halogen alkane. Zinc chloride act as a homogeneous catalyst for this reaction. Explain the meaning of term homogeneous. But homogeneous mean कि ये जो catalyst है ना, catalyst and reactant are in the same phase. Catalyst and reactants are in the same phase, तो इसको आप कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। अगला क्वेश्चन देखें, पेंटेन 3-ol। ये देखें, C2H5 लिया हुआ है इसने। Pentane 3-ol reacts slowly with HCl to form a secondary halogen alkane
complete the equation for this reaction using the structural formula. अच्छा भाई, आपने देखें ये रिएक्शन जो है ना, बताएं जी क्या होगा कि ये पेंटेन 3-ol है और इसका रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है। ये बेटा गेस करें क्या होगा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। जी लेकिन हाँ, और ये बताइए आपने कहाँ पढ़ा हुआ अभी ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन कहाँ पढ़ा है, ये भी बताएं। हेलो एल्केन्स के अंदर। बेटा आपने देखें, याद है आपने अल्कोहल को हेलोजन एल्केन में कन्वर्ट करने के ना 4 मेथड पढ़े थे, जिसमें PCl5, PCl3, SOCl2 और HCl। याद आ रहा है कुछ? बेटा कि चार रिएजेंट के साथ किया था ना, PCl5, PCl3, SOCl2 और HCl। तो ये वही तो रिएक्शन है, इसमें HCl से रिएक्शन करा रहा है, बस OH की जगह Cl लगा दो, CH3। ये आएगा आपके पास C2H5, CH, Cl, C2H5 और साथ में वाटर बनेगा। The fastest reaction shown by Lucas reagent with the tertiary alcohol. Draw the structure of tertiary alcohol that is an isomer of pentane 3-ol. बेटा ये पेंटेन 3-ol का आइसोमर बनाना है, मतलब 5 कार्बन वाला अल्कोहल होगा और टर्शरी बनाना है। तो बेटा 5 कार्बन वाला अल्कोहल देखो, इस तरह करो ना, ये अल्फा कार्बन, ये पहले OH लगा दो, ये अल्फा कार्बन है ना, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, 1 2 3। एक कार्बन कम है ना, तो एक के साथ 2 कार्बन लगा लो, बस C2H5, CH3 and CH3। ये बेटा आपका टर्शरी अल्कोहल बन गया, ठीक है जी। अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन हैज 3 अल्काइल ग्रुप। अब आगे चलें जी। टर्शरी अल्कोहल टेंड्स टू रिएक्ट विद लूकस रिएजेंट यूजिंग द सेम मैकेनिज्म एज in their reaction with HCl. Suggest the type of reaction shown by tertiary alcohol with Lucas reagent. क्या आंसर होगा जी? अरे कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताएं ना, बड़ा सिंपल सी बात है। HCl के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? Nucleophilic बेटा? substitution. सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो ना HCl है, बस Cl की OH की जगह Cl आ रहा है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब ऑर्गेनिक से है। पहले इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें ग्लिसरॉल लिया हुआ है जी, ये ग्लिसरॉल है, ये देखें ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और हर कार्बन के साथ OH लगा होता है। आप देख सकते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये ट्राइओल है, ट्राइओल, 3 OH ग्रुप लगे हैं। इज वाइडली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एंड इन फार्मास्यूटिकल्स। a series of reactions starting from glycerol is shown। पहले रिएक्शन 1 को सोचते हैं कि क्या हो रहा है जी इसमें। पहले आप इस ग्लिसरॉल को देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई? क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें? अल्कोहल। अच्छा अब ये बताएं कौन कौन से अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी भी है इसमें? 2 प्राइमरी हैं और 1 सेकेंडरी। जी बेटा इसमें 2 प्राइमरी है, शाबाश। ये भी प्राइमरी है, कैसे? अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन। बेटा ये भी प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन। तो अब प्राइमरी अल्कोहल का और एक सेकेंडरी अल्कोहल के दरमियान में है बेटा, ये जो दरमियान वाला है ना, ये देखो, ये अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप देखो कि ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये जा रहा है कार्बोक्सिलिक में, ये प्राइमरी अल्कोहल जा रहा है कार्बोक्सिलिक में, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये आपका कीटोन में जा रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन लगा है। तो बताएं ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई? रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगा? अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का, यस दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होगी बेटा। और हीट अंडर रिफ्लक्स होगी या हीट अंडर डिस्टिलेशन होगी? रिफ्लक्स। डिस्टिलेशन में क्या बनता है बताओ? एल्डिहाइड बनता है प्राइमरी से, एल्डिहाइड बनता है, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके वो बेटा ये आपके पास, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KMNO4 भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 भी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम अल्कोहल के लिए ज्यादातर K2Cr2O7 यूज करते हैं, क्योंकि KMNO4 स्ट्रॉन्ग के लिए यूज करते हैं जब कहीं पर ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से ना हो रही हो। तो आप जो भी लिखेंगे ठीक होगा। एसिडिफाइड K2Cr2O7
और हीट अंडर रिफ्लक्स। आपको पता है ना कि अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कैसे होती है बेटा? होती ऐसे है कि एक H OH से जाएगा, एक H कहां से जाएगा? OH से, और दूसरा H कहां से जाएगा? अल्फा कार्बन से, और फिर वो कार्बोक्सिलिक में जाएगा। ठीक है, और जब कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी होगी तो ये होगा, देखो, एक H OH से जाएगा और एक H अल्फा कार्बन से जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बेटा आपके सामने P बन गया। अब P के अंदर वो HCN ऐड कर रहा है, बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है बेटा, ये देखो, ये एक H और ये CN ऐड हुआ है। ठीक है, HCN ऐड होगा, ऑपोजिट चार्जेस H को इधर ले जाएंगे, CN को इधर ले जाएंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं जरा से क्वेश्चन। सजेस्ट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द रिएक्शन 1, ये मैंने आपको बता दिया है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हीट अंडर रिफ्लक्स लिखना मस्ट है। नेम द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन 2। हाँ, अरे देखो, ये रिएक्शन 2 का मैकेनिज्म आपको मैं बताता हूँ, आप लोगों ने अपने नोट्स में ये रिएक्शन बिल्कुल किया होगा भाई, CN माइनस के साथ। बताएं जी, किया नहीं किया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस, शाबाश। याद है ना इस तरह के ये रिएक्शन होता था, और आप कहते थे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्यों? पहले स्टेप में क्या ऐड हो रहा है भाई? पहले स्टेप में CN माइनस ऐड हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है। ये जो रिएक्शन 2 है ना, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसको आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक addition reaction. Give the observation that would you make when 2,4-DNPH is added to P. बेटा ये P है आपके पास, तो इस P के अंदर ना वो 2,4-DNPH डाल। बताइए 2,4-DNPH किससे रिएक्शन करता है? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कार्बोनाइल करेगा? नहीं कंपाउंड। करेगा? नहीं, कार्बोक्सिलिक सर से कीटोन और करेगा? एल्डिहाइड से। कार्बोक्सिलिक से करेगा? नहीं सर। सर नहीं नहीं। करेगा, ना कार्बोक्सिलिक से ना एस्टर से, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन से करेगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो पार्ट है ना, इससे रिएक्शन करेगा ये, बस इससे, और डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेंगे। डीप, जब आप स्कूल में करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन आपने ऑन पेपर डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट लिखते हैं। Q does not show optical isomerism, explain why. Q के अंदर देखें, Q के अंदर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं ना, दो सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो इट डज नॉट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच टू सेंट्रल कार्बन एटम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Q जो है उसको बेटा हीट कर रहा है विद एक्सेस ऑफ एथेनोइक एसिड in the presence of catalyst amount of sulfuric acid. Two reactions take place to form the compound R. Identify the two types of reaction. देखो यहां पर वो रिएक्शन कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ ना, और दूसरा रिएक्शन वो कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब इसका बताएं जी, इसमें कौन से रिएक्शन होंगे जी? अच्छा, इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं बेटा, पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये C है ना, तो ये तो ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O OH, और C डबल बॉन्ड O OH, ये बेटा बेसिकली। तो इसमें ये तीन तो कार्बोक्सिलिक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। बेटा ये कौन सा ग्रुप है? ये वाला, एस्टर। ये है एस्टर का। ठीक है, ये एस्टर है। अब वो कह रहा है कि आपने इसको हीट किया विद
excess of aqueous ethanoic acid in the presence of a catalytic amount of sulfuric acid, two reactions takes place to form the compound R. अच्छा, Q से रिएक्शन करना है बेटा, Q से. Q हमारे पास है ऊपर, सॉरी, Q ये है बेटा, सॉरी, Q ये था. इसको जरा मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक OH और एक CN है, ठीक है. ये तो बना है ना हमारे पास, Q ये है. अच्छा जी, पहला रिएक्शन वो कह रहा है जी एथेनोइक एसिड. आप सबको पता है ना बेटा कि ये जो OH ग्रुप होता है ना, OH अल्कोहल, ये क्या एथेनोइक एसिड से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है या नहीं करता है? रेडिली बोलो. करेगा ना बेटा रिएक्शन. OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, H फ्रॉम अल्कोहल. तो ये देखो बेटा, ये आपके पास एस्टर बन रहा है. ये एथेनोइक एसिड जो है, एथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन होगा एथेनोइक एसिड का, तो ये अल्कोहल जो होगा Q, ये Q है आपके पास. तो Q का जो अल्कोहल है वो एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा. तो पहला तो बेटा आपका हो गया एस्टेरिफिकेशन. बेटा देखो यहां पर ना इसने एक्सेस एक्वस एसिड लिया हुआ है. तो कोई ऐसा ग्रुप यहां पर लगा हुआ है जो वाटर से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड? कोई ऐसा ग्रुप भी लगा हुआ है? जरा देखो, जो वाटर से रिएक्शन करता हो. ओ सर, हाइड्रोलिसिस होगा ना? किसकी बेटा, किसकी हाइड्रोलिसिस? सर CN और फिर HCl, डाइल्यूट HCl के साथ. जी, HCl लाजमी है, कोई भी एसिड हो सकता है. और फिर देखो ना जी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. जी बेटा, ये जो आपका CN है ना, CN ग्रुप, जब भी आप इसमें वाटर डालो ना, वाटर चाहे एसिड की प्रेजेंस में डालो या बेस की, एसिड की प्रेजेंस में डालोगे तो एसिड बन जाएगा, बेस की प्रेजेंस में डालोगे तो सॉल्ट बनेगा. लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये वाटर से रिएक्शन करता है, कौन? नाइट्राइल, और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कन्वर्जन याद रखिएगा कि नाइट्राइल जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, उसमें आप वाटर डालें ना तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस. बेटा ये दो रिएक्शन हो रहे हैं. देखो ये CN जो है ना, ये आपका ये कार्बोक्सिलिक में जा रहा है, और ये जो बेटा अल्कोहल था, ये देखो ये आपका यहाँ एस्टर में चला. ठीक है, तो ये रिएक्शन इसलिए देख लें कि क्यों हीट कर रहा है वो एक्सेस ऑफ एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये कहां पर यूज हो रहा है? एस्टरिफिकेशन में. आपको पता है एस्टर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोल से रिलेटेड है. Glycerol can be used as a starting material in the manufacture of nitroglycerin. Nitroglycerin ये है जी, decomposes rapidly on heating to form a mixture of gas. देखिए नाइट्रोग्लिसरीन जब टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, N2 बन रहा है और O2 बन रहा है. A sample of nitroglycerin decomposes releasing 1.6 cubic decimeter of oxygen इस प्रेशर पर. Calculate the mass of nitroglycerin that decomposes. पहले देखो क्वेश्चन को स्टार्ट वहां से किया जाता है कि जहां पर आपको लग रहा हो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, हम उनको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पर उसने ऑक्सीजन दिया हुआ है भाई, ठीक है, ऑक्सीजन से आप मोल निकाल सकते हैं. बेटा क्या यहाँ पर वो मोलर वॉल्यूम, मतलब एक मोल में 24 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, वो तो रूम टेम्परेचर पर होता है ना. 850 इज नॉट अ रूम टेम्परेचर. तो इसलिए अब यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा बताएगा मोल कैसे निकाले भाई ऑक्सीजन के? जी बेटा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? PV इज इक्वल टू nRT. देखो प्रेशर भी है हमारे पास, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, तो आपने मोल निकालने. N की जगह मास ओवर MR, मास n ओवर आपके MR पास, लिखेंगे. n आपके पास मोल आ जाएगा ना भाई, n आपके पास मोल है, Yes. n मोल आपने निकालना है. तो n इज इक्वल टू PV ओवर RT. क्योंकि देखो
यहाँ वो कंसेप्ट ना लगाइएगा भाई कि एक मोल में 24 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं, वो रूम टेम्परेचर के लिए होता है, दिस इज नॉट रूम टेम्परेचर। तो अब आपने इस फॉर्मूला से मोल निकाल लेना है। एन इज द नंबर ऑफ मोल, पी प्रेशर है, प्रेशर आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर पास्कल में लेते हैं, तो 1.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। वॉल्यूम आप सबको पता है क्यूबिक मीटर में लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्यूबिक डेसीमीटर में है, तो बेटा क्यूबिक मीटर में जाने के लिए, क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1.06 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो मतलब इसको ऐसे करके लिख दो 1.06 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3। आर कांस्टेंट है 8.31 और टेम्परेचर आपका बेटा 850 केल्विन है, ठीक है। अगर सेल्सियस में होगा तो केल्विन में लेके जाओगे, तो यहां से आपके पास एन आ जाएगा। क्या आ रहा है जी एन, जरा बोलिएगा। 0.015 0.015। अब आपके पास ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, अब तो काम बहुत आसान है बेटा। अब आपको असल में मैस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन निकालना है ना, लेकिन पहले मोल तो निकालो। मोल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, और देखो इसमें मोलर रेशियो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोग्लिसरीन में मोलर रेशियो है 1:4, 1:4 रेशियो, मतलब मोल्स नाइट्रोग्लिसरीन के मोल 4 टाइम्स मोर होंगे ना, तो इसलिए आप क्या करो 4 इंटू 0.0150, 0.06 मोल्स, ये मोल्स आ गए नाइट्रोग्लिसरीन के 4 टाइम्स ज्यादा होंगे ऑक्सीजन के मुकाबले में ना। अब आपने बेटा मैस निकालना है, मैस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, तो एमआर उसने नहीं दिया हुआ, तो एमआर आपको पहले निकालना होगा। पहले बेटा एमआर निकाल लो, एमआर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जरा एमआर ध्यान से निकालिएगा क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देंगे। C3 है, H5 है, N3 है, O9 है, 3 इंटू 12 करो, 5 टाइम्स 1 करो, 3 टाइम्स 14 करो, 9 टाइम्स 16 करो, क्या एमआर आ रहा है भाई 227। बस अब फॉर्मूला लगाओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर। मोल्स आपने निकाल लिए हैं 0.06, और जो मैस है वो आपके पास आ रहा है बेटा कितना, वो आपको निकालना है, और एमआर आ रहा है 227। सर आंसर 13.62 है। जी बेटा 13.62 ग्राम्स, ये आ गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज बाय दिस डिकम्पोजिशन एट 850 केल्विन एंड दिस प्रेशर। आपने बेटा टोटल वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम। देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अभी उसने ना आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताया हुआ है, ऑक्सीजन का बेटा कितना वॉल्यूम, 1.06 ना, ठीक है। वैसे अगर आप इक्वेशन को देखो, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए इक्वेशन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मोल्स हैं, वाटर के 10 मोल हैं, नाइट्रोजन के 6 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन का बनेगा ना, तो 6 मोल नाइट्रोजन के बनेंगे, 10 मोल वाटर के और 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको ऐड कर दो, और यहां पर 1 मोल नहीं है बेटा 1.06 है, तो आप इस तरह करो तो कि अगर 1.06 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो 6 इंटू 1.06 मोल नाइट्रोजन के होंगे, 10 इंटू 1.06 मोल ऑक्सीजन के होंगे, और 12 इंटू 1.06 मोल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। या एक और तरीका इस तरह कर लो, इनके मोल्स ऐड कर लो पहले, ये बेटा जितने भी मोल्स है ना इनको ऐड कर लो, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन 1, ये 6, ये 10 और ये 12, इनको ऐड कर लो। कितना बन रहा है जी, इनको ऐड कीजिएगा जरा, 12 प्लस 29 10 प्लस 6 प्लस 1, 29, 29 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.06।
30.74 क्यूबिक डेसीमीटर, उसने इसी में पूछा हुआ, ठीक है ना बेटा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जितने मोल्स यहाँ पर बन रहे हैं उसको इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, फैट्स आर कंपाउंड्स मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 पेंटिनोइक एसिड, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक और एक अल्कीन, ये बात ध्यान में रखिएगा। इन एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड इसमें आ रहा है। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 4 पेंटिनोइक एसिड। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 1 2। अच्छा ये देखें, ये CH2 होल ट्वाइस है, 2 कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं, तो 5 कार्बन हो गए, C5, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करें जी, 1 2 3, ये 2 2 4, 7 और 8 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 2 है, तो C5H8O2। अब वो क्या कह रहा है जी अगले क्वेश्चन में कि ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ एडिशनल पॉलीमर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 पेंटिनोइक एसिड। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने पॉलीमर कैसे बनाना होता है। सबसे पहले मैं आपको पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ ना। सबसे पहले जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा, इसको इस तरह टारगेट करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये वाला रेड कलर से जो कार्बन मैंने लिखा है, इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन लगाओ, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके नीचे 1 हाइड्रोजन है, और ऊपर क्या है जी, CH2 होल ट्वाइस COOH। ये है जी आपका मोनोमर। मोनोमर इस स्टाइल में लिखना। अब पॉलीमर बनाना है, उसने रिपीटिंग यूनिट करनी का, तो बस एक ही रिपीटिंग यूनिट काफी है, बस डबल बॉन्ड खत्म कर दो भाई, H H H CH2 होल ट्वाइस COOH। ये है जी, ये इस चीज के मार्क्स होंगे, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट देखें, unsaturated acids are often brominated before being added to soft drinks। ठीक है, अनसेचुरेटेड एसिड को कह रहे हैं कि आप ब्रोमिनेट करते हैं फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में डालते हैं। कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये जो अल्कीन्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? अल्कीन्स जी बेटा, अल्कीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल नहीं भाई, अल्कीन्स सर आर द न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। होते हैं, लेकिन जी बेटा, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। शाबाश। देखिए इसकी मैंने निशानी बताई है आप लोगों को कि तमाम वो कंपाउंड्स न्यूक्लियोफाइल होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से होंगे, तो सुने, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर तो होगा, नेगेटिव चार्ज हो सकता है उस पर, या सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड। देखो ये जो अल्कीन होता है ना, ये इस तरह है ना, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, देखिए इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अल्कीन्स को सराउंड किया हुआ है। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बेटा बातें नहीं, ये माइक ऑफ कर दें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम अल्कीन्स को इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं या न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं। अब इनका रिएक्शन होगा जी, देखो ब्रोमीन पोलर है नॉन पोलर है, ब्रोमीन तो वैसे नॉन पोलर है भाई, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रोमीन को इस अल्कीन के पास लेकर आऊंगा तो इस पर चार्जेस क्यों आ जाएंगे, कौन बच्चा बताएगा क्यों चार्जेस आ रहे हैं भाई ब्रोमीन पर, बोले? इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुश होता है ऐसा। शाबाश, तो होता है बेटा ये, सुने अब, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाता हूँ। बेटा ये है ना आपके पास, ये अल्कीन है राइट। अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, दीज आर दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही आप बेटा ब्रोमीन को इसके पास लेकर आते हो ना, तो ये जो ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें रिपलियन होती है। किसमें? जो ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्कीन के, आप ये कह सकते हो कि अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना ब्रोमीन के, ये पता क्या करेंगे, ये टुवर्ड्स अदर ब्रोमीन चले जाएंगे, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, इस पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पर, ठीक है जी। तो इसलिए
अब आपने जो मैकेनिज्म करना है, देखो मैकेनिज्म में करली एरोज, लोन पेयर, चार्जेस ये ड्रॉ करने होते हैं, और एरो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, हमेशा न्यूक्लियोफाइल से एरो स्टार्ट होगा भाई, यहां से। ये देखो ये पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा, जो ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हेटेरोलिटिक फिशन होगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे वाले ब्रोमीन की तरफ आ जाएंगे। अब एक और मसला खड़ा हो गया है भाई, यहाँ पर दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन ना। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि आप यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिवली, अच्छा यहाँ पर मसला नहीं है, सॉरी यहाँ कोई मसला नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि दोनों एक जैसे एटम्स हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि आप यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी अनस्टेबल होता है। तो बताओ, ये अगर कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, बल्कि मैंने उल्टा कर दिया, दिस इज कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। बताएं जी ब्रोमीन को पहले मैं किस कार्बन पर लेके जाऊं, 1 पर या 2 पर? हरिया। 2. अच्छा, अगर मैं ब्रोमीन को कार्बन 2 पर लेके जाता हूँ ना बेटा, तो आपके पास पता है क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। जरा गौर करें, ऐसे नहीं होगा क्या? अगर आप लोगों की बात मान ली जाए और मैं ब्रोमीन को ले जाऊं कार्बन नंबर 2 पर, तो ये कौन सा अच्छा देखो, इस तरह बॉन्ड आपको पता है ना, यहाँ पर बॉन्ड जो है ये इस तरह है ना, मैं अगर इसको यहाँ सीधा करके लिखूं तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ये ऐसे है, देखो ऐसे था ना, ये प्राइमरी बनाया जो कि गलत होगा। ये इधर अटैक कर रहा है और ये इधर जा रहा है। अब मैंने ये पूछा है कि ब्रोमीन को किस कार्बन पर लेके जाऊं, तो आप में से एक बच्चे ने कहा है कि इसको कार्बन नंबर 2 पर लेके जाएं। भाई अगर मैं कार्बन नंबर 2 पर लेके जाऊंगा ना इसको, अगर मैं कार्बन नंबर 2 पर लेके जाता हूँ ब्रोमीन को, मतलब ये देखना, ये बॉन्ड फ्लिप होगा ना बेसिकली, ये देखिएगा, RCH2, ये इधर जाएगा बेसिकली। तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है भाई, प्राइमरी या सेकेंडरी? बोलो, ये Primary. प्राइमरी या Primary. सेकेंडरी है? प्राइमरी है। ये तो अनस्टेबल होता है भाई, तो अनस्टेबल तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए मुझे ब्रोमीन को कार्बन 1 पर लेके जाना है। मैं अगर ब्रोमीन को कार्बन 1 पर लेके जाता हूं ना बेटा, अगर मैं ब्रोमीन को कार्बन 1 पर लेके जाता हूं, जैसे कि यहां पर अभी लेके जा रहा हूं, देखें, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है भाई? Secondary. बोलो, सेकेंडरी। लेकिन आपको बेटा स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि वो स्केलेटल यूज कर रहा है, तो आप स्केलेटल ही लिखोगे। लेकिन जहां उसने, आप कहेंगे स्केलेटल में भाई हाइड्रोजन की शो किया, तो भाई जहां पर वो शो कर रहा है आप भी शो करोगे, क्योंकि ये मैकेनिज्म है ना। लेकिन आपने कोशिश करनी है स्केलेटल। और साथ में बेटा ये बन रहा है Br-। अब मुझे ये बताओ कि अब न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा? अब ब्रोमाइड इज द न्यूक्लियोफाइल, ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा ये अब अटैक करेगा, और लोन पेयर से एरो स्टार्ट करना, नेगेटिव चार्ज से नहीं, यहां से ये एरो स्टार्ट करोगे, और अब आपके पास बेटा प्रोडक्ट बन गया। ये जी, ठीक है जी। तो बेटा ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें ब्राइमर मैंने गलती नहीं करनी, आपने कोई एरो मिस नहीं करना। और इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? देखो पहले स्टेप को देख लिया करो ना, बस समझ आ जाएगी। पहले स्टेप में क्या ऐड हो रहा है, सोचो। पहले स्टेप में ये पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन ऐड हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना। तो ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है ना। तो एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A reaction of another saturated
carboxylic acid T is shown. T is one of a pair of geometrical isomer. Draw the other geometrical isomer of T and explain why the molecule exhibit this form of isomer. अच्छा देखें, पहली बात कि ये जो सिस ट्रांस आइसोमर है ना, ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होती है? एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। देखो जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना बेटा, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहे होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें रोटेशन नहीं होती। जो ग्रुप ऊपर लगा है वो ऊपर ही रहेगा, जो ग्रुप नीचे लगा हुआ है वो नीचे ही रहेगा। तो इसमें सिस ट्रांस बन जाते हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पर सिस ट्रांस बनाना है। ये उसने बेटा क्या बनाया है, चेक कर लेते हैं। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C6H13 COOH BROH। अब देखो इसमें कोई सेम ग्रुप नहीं है ना बेटा। वैसे तो जनरली आपको इस तरह का पूछा जाता है ना, जनरली आपसे ये पूछा जाता है इस तरह के सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं सेम साइड पर से, आप इसका ट्रांस, ये सिस हो गया, ट्रांस बनाना है तो आप ऐसे कर दोगे। आप कहोगे देखें जी ये सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। लेकिन यहाँ पर कोई मुझे बताएं, दो सेम ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? MR देख के करेंगे नहीं, MR मतलब सर, मतलब कि जो हैवी ग्रुप होंगे उस हिसाब से देख लेंगे। नहीं COOH लाजमी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं। पहली बात तो ये कि सेम ग्रुप्स का होना कोई कंडीशन तो नहीं है ना भाई। क्या आपने ये पढ़ा है कि सिस ट्रांस के लिए दो सेम ग्रुप्स भी होने चाहिए? ये बात पढ़ी है आपने कंडीशन इसमें? नहीं। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। अब जो उसने बनाया होगा आप बस उसके ऑपोजिट बना देंगे। लेकिन उसने क्या बनाया हुआ है? उसने ऐसे बनाया हुआ है कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ना, जो ये दोनों ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन आ रहा है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पर आ रहे हैं। C6H13 और COOH सेम साइड पर आ रहे हैं। तो वो आपसे दूसरा ग्रुप चाह रहा है, तो आप दूसरा ग्रुप क्या करो भाई, आप इसमें C6H13 और COOH नीचे कर दो ऐसे। बस आप उसके ऑपोजिट बना दो ना। एक उसने बनाया तो दूसरा आप बना दोगे। और लेकिन आपने स्केलेटल में बनाना है बेटा, तो स्केलेटल में ऐसे बनेगा। अब देखो ये आ गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C6H13 COOH और ये BR। H लिखने की जरूरत तो नहीं होती ना स्केलेटल में, तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे। बस आपको ये काम करना है। क्यों ये सिस ट्रांस बना रहा है? इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखो क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन बेटा मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है? बोलो जरा। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है नहीं कर सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड ने इनको लॉक कर दिया। ठीक है, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो इसने कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा होना था। एक तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और दूसरा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज डिफरेंट ग्रुप। पहली ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ईच डबल बॉन्डेड carbon atom has different groups। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट T to U। पर T से आप U में कैसे जाएंगे जी? T से U में जाने का तरीका ये है कि आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें। एल्कीन है ना भाई, तो एल्कीन में आप हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सिर्फ वो रिएजेंट पूछ रहा है, कैटलिस्ट उसने नहीं पूछा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। The carbon bromine bond has an absorption between 500 to 600 per centimeter in infrared spectrum. The infrared spectra for both T and U have absorption between 2850 and 2950. These correspond to the CH। T और U के अंदर ना बेटा दोनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कह रहा है कि उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पीक्स है वो यहाँ पर आ रही है 2850 से 2950। और जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है उसकी
भी पीक यहाँ पर आ रही है, दो उसने बता दी। अब वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टू अदर एब्जॉर्प्शंस दैट वुड बी सीन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ बोथ टी एंड यू। आपने एक तो टी और यू में दो ऐसी एब्जॉर्प्शन बतानी है जो दोनों में आ रही है, टी में भी आ रही है, यू में भी आ रही है, और फिर एक ऐसी एब्जॉर्प्शन बतानी है जो सिर्फ टी में आए। आपको पता है ना, ये इंफ्रारेड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है ना, ठीक है, आईआर को एब्जॉर्ब कर लेगा और पीक बना कर देगा। तो पहले तो हम देखते हैं टी और यू में कॉमन कौन सी है। ये आप नहीं बताएंगे, कार्बन ब्रोमीन उसने बता दिया है, कार्बन हाइड्रोजन भी उसने बता दिया। अब कॉमन पता है कौन सी है? तो सुनो, आपको ये देखने में एक ग्रुप नजर आ रहा है, ये एक नहीं है। बताएं कितनी पीक्स आती हैं? ये तो मैं बच्चों को याद करवाता हूँ बेटा, कि जो कार्बोनाइल की पीक है वो कहां पर आती है, याद कर लो आज के बाद। 1640 से 1750 पर सेंटीमीटर। पर जिस ग्रुप में कार्बोनाइल होगा ना, सी डबल बॉन्ड O, उसकी पीक इस रेंज के दरमियान आती है, 1640 से 1750, ठीक है। और जो OH है ना बेटा, OH भी लाइट को, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इसकी डिफरेंट पीक आती है। अगर ये कार्बोक्सिलिक का OH है ना, मैं भी आपको डाटा बुकलेट में दिखा भी दूंगा, कार्बोक्सिलिक का OH है तो ये 2500 से 3000 के दरमियान आती है। पहले ये दो पीक्स देख लो आप डाटा बुकलेट में। अच्छा बेटा, अभी ना ये जो असल में थोड़ा सा पुराना पेपर है, इसमें वो डाटा बुकलेट आपको नहीं देता था, सॉरी 7 पेपर के साथ अटैच नहीं की होती थी, मैं आपको इसलिए यहाँ पर दिखाता हूँ, वेट। सर उन्होंने डेटा साथ साथ अटैच किया होता है ना? अब 7 अटैच किया होता है बेटा, अब आपको वो 7 अटैच करके देगा, पहले 7 नहीं होता था, पहले इस तरह की बुकलेट होती थी। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, एक मैंने आपसे कहा कार्बोनाइल ना, अब ये डाटा बुकलेट भी पुराना है ना, अगर आप नया डाटा बुकलेट देखें ना बेटा, तो उसमें कार्बोक्सिलिक का नाम अलहदा से मेंशन किया हुआ है, इसमें तो मेंशन नहीं किया हुआ ना, बस आप 1640 से 1750 के दरमियान लिख दोगे, ये सी डबल बॉन्ड O की पीक आ रही है। और एक OH की जो पीक आ रही है, OH की जो पीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, वो 2500 से 3000 के दरमियान। बेटा ये दो बातें तो पहले आप लिखोगे इधर, कि जो दोनों में आ रही है, एब्जॉर्प्शन 1 प्रेजेंट इन बोथ स्पेक्ट्रम, आप इसमें लिख दो कि both compound show and absorption peak at 1680 to 1730 पर सेंटीमीटर। बेटा ये आपने ना यूनिट लाजमी लिखनी है, यूनिट मस्ट है, ड्यू टू दी C डबल बॉन्ड O ग्रुप। एक दूसरा आप ये बताओगे, both compounds show an absorption peak at 2500 to 3000 पर सेंटीमीटर, किसकी वजह से? ड्यू टू दी OH ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। OH, क्योंकि OH अल्कोहल का भी होता है ना, तो आगे क्लियर करना है, OH इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कह रहा है कि आप एक ऐसी भी एब्जॉर्प्शन बताएं जो सिर्फ टी में हो, या आप लोग बताएं जो सिर्फ टी में या यू सर में नहीं है। सी डबल बॉन्ड सी वाला। जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, शाबाश। ये अगर आप देखो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये आपको मिलेगा 1500 से 1680, 1500 से 1680। तो बताओगे कंपाउंड टी shows an absorption peak at 1500 से 1680 यूनिट। बेटा नहीं लिखोगे ना अगर, तो वो मार्क्स काट लेगा। और क्यों? ड्यू टू दी, आगे वो फंक्शन ग्रुप में बताओ, कार्बन कार्बन डबल। तो ये बेटा आपका पूरा हो गया है। कल की क्लास में ना हम बेटा कुछ MCQ करेंगे, क्योंकि ये एक थ्योरी हो गया है, तो अभी हमने एक MCQ भी करना होगा, ठीक है। तो कल
मेरा ख्याल है फरवरी मार्च इसी का ही हम MCQ स्टार्ट कर लेंगे, फरवरी मार्च 2020 का, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि बस 2020, 21, 22, 23 के तो हमने काफ़ी पेपर कर लिए हैं, तो ये तो हम पहले करें ना, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम फिर 2019 पर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, अल्लाह हाफिज़।